ओके फाइन। सो हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए। कल हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं और उसमें हमने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज को। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने बोला कि उसमें एनोमेरिक कार्बन क्या है, म्यूटा रोटेशन क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आया। आप सब ने वीडियो ऑन करना है, आप सब ने अपनी स्क्रीन को ऑन करना है। ओके फाइन। ओके सो अब आप बारी आती है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, हाउ डिड वी कम टूवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर। हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है। ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है। हाउ डिड वी कम टू नो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत पहले डिस्कवर हुआ था, तब तो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं थे। देन हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट कि हाँ भी ग्लूकोज के अंदर ये स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इजी करके बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये CHO दैट इज एल्डिहाइड, दिस इज CHO एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी। उसके बाद CHOH, जो 4 OH है वो ऐसे ड्रॉ कर दिए एंड दिस इज CH2OH। आई होप आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि ग्लूकोज में जो 4 कार्बन थे उनको मैंने इकट्ठा ड्रॉ कर दिया। ये जो 4 कार्बन थे, आई हैव ड्रॉन दीज कार्बन एज इट इज, कार्बन 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 4, उनको कंप्रेस करके मैंने ऐसे लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगी बात। फाइन। तो बोलते हैं अगर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम ट्रीट करते हैं फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, यानी कि हेक्सेन विद स्ट्रेट चेन, सीधी चेन। आइसोपेंटेन नहीं मिला, नियोपेंटेन नहीं मिला। समझ आ गई बात, क्या मिला? नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन यानी कि स्ट्रेट चेन कार्बन। तो स्ट्रेट चेन कार्बन सजेस्ट कर रहा है कि इट हैज अ स्ट्रेट चेन। यहां से नॉर्मल हेक्सेन का मिलना बता रहा है कि ग्लूकोज हैव अ स्ट्रेट चेन। इज दैट क्लियर? फर्स्ट थिंग, स्ट्रेट चेन का पता फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब ग्लूकोज को ट्रीट किया तो वहां से हमें पता चला ग्लूकोज हैज अ स्ट्रेट चेन। दूसरी चीज क्या की, ग्लूकोज को ट्रीट किया विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा, जब हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और जब वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये आप पढ़ चुके हो, यानी कि यहां पे OH और यहां पे CN और यहां पे H, बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसा, दैट इज CHOH, यहां पे 4 और CH2OH। तो ये साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। तो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन क्या सजेस्ट कर रही है? एक साइनोहाइड्रिन, एक ये रिएक्शन, एक और रिएक्शन। अगर इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से ट्रीट करते हैं NH2OH से, तो ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इट विल रिलीज H2O और यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड NOH और इसको ऑक्साइम बोलते हैं। C डबल बॉन्ड NOH, बाकी चीजें जैसी हैं वैसी, दैट इज CHOH, यहां पे 4 और यहां पे CH2OH और ये क्या बना रहा है? ऑक्साइम। दिस इज फॉर्मिंग ऑक्साइम। तो ये जो ऑक्साइम की फॉर्मेशन है, ये जो ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन है, ये इंडिकेट कर रही है कि इस केस में CO ग्रुप है। ये दोनों रिएक्शंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को हमें जस्टिफाई कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। ये दोनों की फॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है कि इस रिएक्शन में, इस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O है।
तो अप टू नाउ हमें क्या पता चला? अप टू नाउ हमें पता चला कि स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की, दूसरी चीज CO ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दो चीजें हमें पता चल गई, एक इट्स अ स्ट्रेट चेन, दूसरा इट कंटेन्स CO ग्रुप। अब क्वेश्चन राइज होता है कि CO ग्रुप जो है इज इट एल्डिहाइड और कीटोन? ये एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है या कीटोनिक फंक्शनैलिटी है? हाउ डू वी कम टू नो? ठीक है फाइन, CO पता चल गया, लेकिन CO का मतलब ये तो नहीं कि एल्डिहाइड है, इट कैन बी कीटोन ऑल्सो। फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। तो हाउ डू वी कम टू नो कि हाँ भी ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है दैट इज एन एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी? इसको जस्टिफाई करने के लिए एक और रिएक्शन यूज हुआ जिसको मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया। अच्छा, ब्रोमीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा एसिड में, लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं कॉज करता, ये एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकता है। यानी कि जितने भी OH ग्रुप थे वो इंटैक्ट रहे, और जो CHO है दैट इज कन्वर्टेड इनटू COOH, बाकी जैसी चीजें हैं वैसी रही, CHOH यहाँ पे 4 और यहाँ पे CH2OH। इसको बोलते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना इंडिकेट क्या कर रहा है कि इट हैज अ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है फाइन, इट हैज एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये कहां से पता चला? ब्रोमीन के साथ जब हमने ग्लूकोज को रिएक्ट किया। जब ग्लूकोज को हमने ब्रोमीन से रिएक्ट किया तो ये जो CHO है इट इज कन्वर्टेड इनटू COH। ये जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो यहां पे प्रेजेंट थे वो जैसे हैं वैसे आगे। इसका मतलब अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हुई, इस केस में एक एल्डिहाइड था, एक COH मिल गया, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका नाम भी याद रखना, कई बार नाम ही पूछ लेते हैं कि हाँ भी ये ग्लूकोनिक एसिड है क्या चीज। सो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि भाई COH है। अब यहां तक पता चल गया, अब हमें पता करना है कि इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप दो टाइप के हैं यहां पे, अगर आप ध्यान से समझो, ग्लूकोज के अंदर दो OH ग्रुप टाइप का है। ये जो CH है ना, ये CH इट इज अ प्राइमरी, ये कार्बन प्राइमरी है, और इसकी बात करते हैं तो ये सेकेंडरी है। दो OH ग्रुप के टाइप्स हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं इट इज सेकेंडरी, और अगर इसकी बात करते हैं इट इज प्राइमरी। ये जो मॉलिक्यूल है इट इज प्राइमरी, तो सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है। इट हैज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो इस केस में ये जो प्राइमरी है, इसको अगर हमें बताना है कि इट्स अ प्राइमरी मॉलिक्यूल, तो हमने क्या किया, इसको ट्रीट किया विद HNO3, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया। व्हेन वी ट्रीटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद नाइट्रिक एसिड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये जो CHO है वो भी COH में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, वो जैसे हैं वैसे इंटैक्ट रहे, और यहां पे भी COH आ गया। यानी कि ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था दैट इज कन्वर्टेड इनटू COH, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सैकरिक एसिड। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि सैकरिक एसिड का मिलना इंडिकेट कर रहा है कि इस केस में वन प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो हमें सब चीजें पता चल गई ऑलमोस्ट, एक चीज बच गई। आप सोच सकते हो क्या चीज बच गई? सब पता चल गया, सब कुछ पता चल गया ग्लूकोज के बारे में, एक चीज हमें अभी भी रहेगी। आप बता सकते हो क्या चीज बची है? दैट इज OH, प्राइमरी OH, वो पता चल गया। बचा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। एक प्राइमरी अल्कोहल, एक एल्डिहाइड स्ट्रेट चेन, बचे सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल जो कि अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलाना है? इसको पता करने के लिए इसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया। यानी कि अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब इसको CHOH4 और CH2OH इससे जब ट्रीट किया विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, CH3OCOCH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होता क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये जो CH3CO है ये ज्वाइन कर जाता है, और ये बाकी जो यहाँ का H है उससे मिलके इट विल रिलीज CH3COOH। क्योंकि इसमें 5 हैं तो इसलिए हमें 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मिलेंगे और 5 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। और ये जो CH3CO ग्रुप है ये सारे अल्कोहल के साथ ज्वाइन कर गया। जब ये सारे अल्कोहल के साथ ज्वाइन कर गया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया CHO
और यहाँ पे CH के साथ O CO CH3 कितने आ गए 4, और यहाँ पे क्या आ गया CH2 जिसके साथ O CO CH3 है एक ही। तो इस केस में पेंटा एसीटेट मिला, टेट्रा नहीं मिला, पेंटा एसीटेट, क्योंकि एसीटेट तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, वो जितने OH मिलेंगे सबके साथ एसिटाइलेशन कॉज कर देगा। लेकिन हमें पता है एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका मतलब बचे क्या चार जो हमारे पास अल्कोहल है वो सेकेंडरी है, और हर एक अल्कोहल अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट होगा। एक कार्बन पे 2 OH कभी ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते, 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, बाकी सारे के सारे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो सब कुछ हमें पता चल गया विद दिस कि हाँ भी कैसे कैसे कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट यू कैन आस्क। सर ये कैसे पता चला कि सेकेंडरी कौन सा है? क्योंकि हमारे पास इस केस में जितने भी OH ग्रुप्स हैं सब के सब OH ग्रुप के साथ एसिटाइलेशन हुई है, क्योंकि पेंटा एसीटेट मिल रहा है। तो पेंटा एसीटेट में क्या हुआ, पेंटा एसीटेट का मतलब एक तो अल्कोहल प्राइमरी हो गया, अब है स्ट्रेट चेन है तो बाकी OH ग्रुप कहाँ होंगे, ऑब्वियसली सेकेंडरी पे ही होंगे, क्योंकि एक तो CHO है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, बचे 4 कार्बन, उस पे एक एक OH है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। यस सर। Okay, fine. So this is about glucose का structure elucidation and that is complete. अब अगर मैं कल का टॉपिक याद हो तो कल हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे ही अटके थे और उसके बाद नेट का प्रॉब्लम थी। अब उसको हम फिर दोबारा से प्रोसीड करते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं और बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज इथेरियल लिंकेज आ जाती है। अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है, कल हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज लाइक दिस। अब मैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी तरह नहीं आऊंगा, ठीक है, फाइन, कैसे है कैसे नहीं, बस जहां पे जरूरत है वो मैं शो कर रहा हूं, ये बाकी चीजें मैं शो नहीं कर रहा हूं। ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जिस केस में यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे भी OH और CH2OH, बाकी सारा। तो होता क्या है, ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन है, फ्रक्टोज का फर्स्ट और सेकंड कार्बन, तो ये हमारे पास H और ये OH मिलके वाटर लॉस कर देंगे। ये H और OH मिलके जब वाटर लॉस करेंगे तो यहाँ पे वाटर खत्म हो गया, और जब वाटर खत्म हो गया उस वाटर की जगह क्या आ गया, इस केस में उस वाटर की जगह एक ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर गया। ये जो लिंकेज है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की अगर हम बात करते हैं दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स। 2 मोनोसैकेराइड जब आपस में ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करते हैं बाय मींस ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइन करते हैं तो इसको बोल देते हैं डाइसैकेराइड, अगर 3 को कंबाइन करते हैं इसको ट्राइसैकेराइड। क्वेश्चन पूछा जाता है डाइसैकेराइड में कितनी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो आप बोलोगे डाइसैकेराइड के केस में 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ट्राइसैकेराइड के केस में 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, टेट्रासैकेराइड के केस में 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ईथर लिंकेज, जो 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करके रखती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस केस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन होती है, फ्रक्टोज के केस में सेकंड कार्बन होती है। जैसे इस केस में ये दोनों कार्बन जो है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दीज आर एनोमेरिक कार्बन। ये जो एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में अगर इन्वॉल्व हो गई तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइज तो हो सकता है, ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओपन चेन में जब कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये टेस्ट नहीं देगा जिसको बोलते हैं टॉलन रिएजेंट टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब इसकी कहानी समझते हैं, ये टॉलन रिएजेंट टेस्ट या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है क्या। टॉलन रिएजेंट टेस्ट आप जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो एल्डिहाइड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। टॉलन रिएजेंट टेस्ट हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में पढ़ा है। इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। बहुत ध्यान से समझनी है ये चीज जो मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टॉलन रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच के डिफरेंस को जाहिर करने के लिए यूज होता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं जिनमें वो टॉलन रिएजेंट टेस्ट या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों दे सकते हैं।
लेकिन अगर किसी में एल्डिहाइड नहीं है तो वो टॉलन रिएजेंट टेस्ट या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई करने के लिए ये रिएजेंट यूज किए। हमने बोला दो टाइप के मेजर कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो मैंने कल स्टार्ट किए कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होते हैं दे आर मोनोसेकेराइड, जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, सॉरी दीज आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड, जो हाइड्रोलाइज होते हैं दे कैन बी ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड की बात खत्म, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, बचे ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोलाइज होते हैं तो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइज होने के बाद 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं। और मोनोसेकेराइड की मैंने कल क्लासिफिकेशन बताई थी, कुछ टाइप्स बताई थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये सारे हमारे पास मोनोसेकेराइड एग्जिस्ट करते हैं। फिर ओलिगोसेकेराइड में मैंने अभी बताया सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ज्वाइन करके मिलता है, दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड सुक्रोज। इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में जुड़ा है। क्लियर है सभी को? तो आज जो हम बात कर रहे हैं दूसरी क्लासिफिकेशन है, दैट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आज जो बात कर रहे हैं हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब मैंने बोला बहुत ध्यान से समझना, बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और बोल रहा हूं मैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या होता है? रिड्यूस। हम जो करते आ रहे हैं केमिस्ट्री उसमें बता चुका हूं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है? रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या होता है? रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग शुगर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर दें, इसके बेसिस पे बोल दिया रिड्यूसिंग शुगर। यानी कि आप बेंट ऑफ माइंड या पीछे बैक ऑफ माइंड पे आप क्या सोचोगे कि रिड्यूसिंग शुगर टॉलन एजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? बट डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव पे हमें यही देखना है, जो रिड्यूस कर देगी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देगी। एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन हमने बोलना क्या है? हम बायोमोलिक्यूल कर रहे हैं, हम बोलेंगे जी हमने कार्बोहाइड्रेट को ऊपर रखना है, केमिस्ट्री को पीछे रखना है। तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स हैं जो टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती हैं, यानी कि रिएक्ट कर जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझते हो, रिड्यूसिंग शुगर टॉलन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर हैं कौन सी। तो बस याद रखना, जितने भी मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स, मैं सब लॉजिकली समझाऊंगा है क्यों। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, गैलेक्टोज ले लो, राइबोज ले लो, दुनिया का जो मर्जी मोनोसेकेराइड उठा लो, दैट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। स्टोरी खत्म, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर रिड्यूसिंग शुगर टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर रही है, यानी कि टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट कर रही है, तो फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर कैसे हो सकती है? ग्लूकोज का एक्सेप्ट कर रहे हैं हमने एल्डिहाइड कीटोन में। मैंने आपको समझाया है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में जो एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। मैं बार बार टर्म यूज करूंगा टॉलन रिएजेंट, आपने पीछे सोच लेना कि फैलिंग सॉल्यूशन भी सेम केस है। तो ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी होने के कारण इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है। ये फ्रक्टोज कहां से रिड्यूसिंग शुगर बन गया? थोड़ी देर रुकना है, मैं ये सारा समझाऊंगा। क्लियर है? होता है, फ्रक्टोज इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। फ्रक्टोज टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करता है, फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है फ्रक्टोज। कैसे होता है मैं बताऊंगा। फाइन, लास्ट में अभी समझो, मोनोसेकेराइड आपको बता दिया, सारे के सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर हैं। जब फ्रक्टोज ही आ गया तो बचा क्या? या तो एल्डिहाइड होगा या फ्रक्टोज कीटोन होगा। तो भाई कीटोन वाला भी इसमें रिड्यूसिंग शुगर बन गया। क्यों बन गया वो बाद में सोचेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात आती है ओलिगोसेकेराइड्स की। सारे के सारे ओलिगोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट सुक्रोज, ऑल ओलिगोसेकेराइड्स। अब मैं एक्सेप्ट सुक्रोज क्यों बोल रहा है? सुक्रोज के केस में अगर हम ध्यान दो, आपने यहां पे देखा ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है।
मैंने बोला अब ये डीसाइक्लाइज नहीं होगी। एरोमेरिक कार्बन वो कार्बन होती है जो डीसाइक्लाइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होती है। यानी कि ये पोर्शन डीसाइक्लाइज होना चाहिए, ये पोर्शन डीसाइक्लाइज होना चाहिए, ये पोर्शन डीसाइक्लाइज होना चाहिए। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। यानी कि चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, ये डीसाइक्लाइज नहीं हो पाएगा जब तक आप इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे। वो तोड़ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बस का नहीं है। टॉलरेंट एजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके बस का नहीं है कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी तोड़ दे, ये नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपने बोलना क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इसके एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है। जिसके एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए वो कभी भी रिड्यूसिंग नहीं होगी, क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टॉलरेंट एजेंट नहीं तोड़ पाएगा, वो एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं देगा। जब तक आप एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा तब तक वो टॉलरेंट एजेंट से रिएक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एक्ट करेगा एल्डिहाइड और कीटोन पे। जितने पॉलीसेकेराइड हैं, चाहे दुनिया का जो मर्जी पॉलीसेकेराइड दूसरा उठा लो, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। कोई इसमें वो है ही नहीं हमें डाउट कि जो हमारे जितने भी ऑल पॉलीसेकेराइड्स सब के सब हमारे पास दीज आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। सारे के सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई ऐसा क्यों? अब उसको समझो। हमने बात की, अब मैं यहां तक आऊंगा, मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी केस समझाऊंगा, सारे केसेस को इकट्ठा कर दूंगा इसी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। हमने शुरुआत की मोनोसेकेराइड से, हमने बोला उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गए ओलिगोसेकेराइड। फिर मैंने ओलिगोसेकेराइड में बता दिया सुक्रोज, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही एक और होता है माल्टोज, जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही होता है लैक्टोज, जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज ज्वाइन करते हैं। यहां तक स्टोरी खत्म होगी ओलिगोसेकेराइड्स की, जो आपके सिलेबस में है। पर मेरी बात शुरू होनी थी पॉलीसेकेराइड की, मैंने नहीं बताई, क्योंकि मैं इसके बाद ही पॉलीसेकेराइड को समझाता हूं। मैंने उसके बारे में टच भी नहीं किया उसको। अब मैं उसके बारे में बताता हूं पॉलीसेकेराइड है क्या, और इसकी एग्जांपल जो मैं जिसके बारे में इतनी डिटेल बता रहा हूं उसमें है क्या चीजें। पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो 3 टाइप के पॉलीसेकेराइड एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम स्टार्च की। स्टार्च जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो स्टोरेज मटेरियल है दैट इज स्टार्च। ह्यूमन बीइंग में जो स्टोरेज मटेरियल है दैट इज ग्लाइकोजन। हम जो खाना खाते हैं उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर, मसल्स, ब्रेन वगैरह में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो प्लांट्स है वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर 2 ज्वाइन करते हैं तो मिल जाता है माल्टोज। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं वो बना देते हैं माल्टोज। माल्टोज बनने के बाद अगर एक और ग्लूकोज ज्वाइन कर जाए तो वो ओलिगोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, और ज्वाइन कर जाए टेट्रा, पेंटा, ऑक्टा, ऐसे करते करते 100 से ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लंबी सी चेन बना दें, देन इट इज कॉल्ड स्टार्च। 100 से ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लंबी सी चेन बना दें, देन इट इज कॉल्ड स्टार्च। तो स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च के अंदर ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा, फ्रक्टोज नहीं होगा। यहां पे भी ग्लूकोज होगा। यानी कि अगर मैं ग्लूकोज की बात कर लूं, यहां पे मैं ग्लूकोज को फिर से ड्रॉ करूं, ये O, ये C, ये C, ये C, 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 आप समझ जाना ये इसी के साथ। यहां पे ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये C, C, और यहां पे O लेट अस सपोज ये, और यहां पे फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसे करके साथ। तो मैंने बाकी नहीं बनाया, मैं बता रहा हूं ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, और ये आगे ज्वाइन करता जा रहा है। आप देख रहे हो इस केस में ये लिंकेज जो है C1 और C4 के बीच में है। आगे वाली लिंकेज फिर से क्या होगी, C4 और C1 के बीच में है। और यहां पे भी लिंकेज कौन सी होगी, C1 और C4। यहां पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसके C4 से ज्वाइन कर रहा है, इसका फर्स्ट कार्बन 4th से ज्वाइन कर रहा है, इसका फर्स्ट कार्बन अगले के 4th से ज्वाइन कर रहा है, इसका 4th कार्बन पिछले के 1st से ज्वाइन कर रहा है। तो ये चलता जा रहा है लिंकेज, ये आगे चलती जा रही है लिंकेज। यानी कि
C1 से 4, फिर 4 से 1, 4 1 4 1 4 1 चलती गई, लंबी सी चेन चलती गई। आप जो मर्जी कर लो, एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यूज हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड की लंबी सी चेन। एंड वाला जो कार्बन होगा 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बाद एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा, क्योंकि एंड वाला ये 4 से ज्वाइन किया तो एंड वाला फर्स्ट कार्बन फ्री हो जाएगा। 100 में से एक फ्री होगा, वो टॉलरेंस टेस्ट दे भी दे हमें नजर ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसने टेस्ट दिया है। कहां 100 मॉलिक्यूल, 100 नहीं, मैं 100 कम बोल रहा हूं, होते 100 150 200 300 400 कुछ भी हो सकता है, तो उसका हमें टेस्ट आएगा ही नहीं, पॉलीसेकेराइड का टेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एंड वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एंड वाला फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, सिर्फ उसका कार्बन फ्री होगा, बाकी सब के सब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए कोई भी पॉलीसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में हर एक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, हर एक मॉलिक्यूल का कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। अगर ये लंबी सी स्ट्रेट चेन मिलती है सुक्रोज, अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, ये लंबी सी चेन मिलती है। स्टार्च इज ऑफ 2 टाइप, वन इज कॉल्ड अमाइलोज एंड अदर इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। 2 टाइप का होता है, it is of 2 types, starch is of 2 type, one is called amylose and other is called amylopectin। अगर straight chain है, if it is a straight chain, तो इसको बोल देते हैं हम amylose। अगर straight chain के साथ, straight chain तो है, साथ में straight chain के साथ branching भी है, ये branching भी exist कर रही है। branching कहां से होगी? branching होगी 6th कार्बन, ये CH2OH है, ये 6th कार्बन है, it is involved in branching। अगर ये इन्वॉल्व है, ये ब्रांचिंग क्रिएट करेगा। तो अगर 6th कार्बन के साथ ब्रांचिंग भी शुरू होगी तो वो बन जाता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो स्ट्रेट चेन है, वाटर सॉल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व करता है। ये अमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट के साथ ब्रांचिंग भी है, ये इनसॉल्यूबल इन वाटर या लेस सॉल्यूबल इन वाटर होता है। तो लेस सॉल्यूबल इन वाटर अमाइलोपेक्टिन, सॉल्यूबल इन वाटर इज अमाइलोज। अमाइलोज 10 to 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है, अमाइलोपेक्टिन 85% तक कंट्रीब्यूट करता है स्टार्च में। स्टार्च का जो मेजर पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कम कंट्रीब्यूट करता है, अमाइलोपेक्टिन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करते हैं स्टार्च की, अगर अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग एक्सटेंसिव होगी, अगर अमाइलोपेक्टिन जो हमने बात की उसमें ब्रांचिंग बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर, पर ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ब्रांचिंग क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसके बाद जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। अगर ब्रांचिंग कम है तो अमाइलोपेक्टिन, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो ग्लाइकोजन। देखो बड़े सिस्टमैटिक वे में बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टार्च में 2 चीजें, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज पानी में सॉल्यूबल स्ट्रेट चेन, अमाइलोपेक्टिन पानी में डिसॉल्व नहीं करता, स्टेट के साथ ब्रांचिंग भी। ब्रांचिंग कहां होगी? 6th कार्बन पे ब्रांचिंग होगी। फिर उसके बाद अगर ब्रांचिंग को और ज्यादा एक्सटेंसिव कर लें, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे ब्रांचिंग को, देन द ब्रांचिंग लीड्स टू ग्लाइकोजन, मतलब और ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो ग्लाइकोजन है। तो अगर हम स्टार्च में अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन को देखें ना, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में तो डिफरेंस है ही नहीं ज्यादा, सिर्फ एक में ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो ग्लाइकोजन, लेकिन बस इतना है, वो प्लांट्स में है, ये एनिमल्स में, दैट इज द डिफरेंस। सो दिस इज अबाउट अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। अब आता है लास्ट वाला कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। प्लांट्स की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हम अभी तक जितने भी ग्लूकोज की बात की, दे ऑल आर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कंटेनिंग होते हैं। आपको टर्म समझाई थी कल, अल्फा एनोमेरिक कार्बन प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी इज रिलेटिव कॉन्फिगरेशन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। बस इतना सा चेंज हो जाए, इफ अल्फा इज रिड्यूस्ड इज चेंज बाय बीटा, बाकी सारी चीजें सेम। अल्फा की बजाय बीटा ग्लूकोज आ गई और वो पॉलीमराइज कर जाए, लंबी सी चेन बना दे, दैट रिजल्ट्स इन सेल्यूलोज, उससे मिल जाता है सेल्यूलोज। अगर हमारे पास ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज की बजाय बीटा ग्लूकोज आ जाए तो बीटा ग्लूकोज की लंबी सी स्ट्रेट चेन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो कि प्लांट्स का सेल वॉल में एग्जिस्ट करता है। हम साग खाते हैं, हम कुकम्बर खाते हैं, हम सैलेड यूज करते हैं, हमारी बॉडी सैलेड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती,
हमारी बॉडी साग को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, फिर भी हम खाते हैं, उसका रीजन अलग है। हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकती। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकती? क्योंकि इसमें है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा ग्लूकोस ऑब्वियसली बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। हमारी बॉडी में कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो उस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को रिकॉग्नाइज कर ले, क्योंकि वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाई वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूट ही नहीं सकती। जब वो टूटेगी नहीं तो बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम यूज क्या करेंगे एनर्जी के लिए? तो हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को रिकॉग्नाइज करे और रिकॉग्नाइज करके उसको तोड़ दे छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स में। पर आपका क्वेश्चन होगा फिर एनिमल्स में ऐसा क्या है? तो एनिमल्स घास खाते हैं, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो क्यों डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रूमन जो पोर्शन होता है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ऑफ एनिमल्स में कि वो एंजाइम ऐसे सीक्रेट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको तोड़ देंगे। इसलिए एनिमल्स ना जुगाली करते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो थोड़े बैठ खा के घास को जुगाली करते रहते हैं, बैठते खाते रहते हैं। वो दैट इज एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस। वो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, वो ह्यूमन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, सेल्यूलोज की ग्लूकोज को अलग अलग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम सैलेड क्यों खाते हैं, हम कुकुम्बर क्यों खा रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये फाइबर्स हैं। जब ये फाइबर्स इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो दे विल एक्सपैंड, और जब ये एक्सपैंड करेंगे तो इंटेस्टाइन एक्सपैंड कर गया। जब इंटेस्टाइन एक्सपैंड कर गया तो इंटेस्टाइन के एक्सपैंड करने से वो सरफेस एरिया बढ़ गया, और जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो डाइजेशन इंक्रीज कर जाती। सो दैट इज व्हाई जो सेल्यूलोज है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। सेल्यूलोज एक्सपैंड कर जाता है पानी एब्जॉर्ब करके, इंटेस्टाइन एक्सपैंड करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, डाइजेशन का एरिया बढ़ गया। दैट इज गुड फॉर अस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पॉलीसेक्राइड्स। तो अब मैंने बता दिया रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है। तीसरी क्लासिफिकेशन आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर वो जो स्वीट इन टेस्ट है, सारे मोनोसेक्राइड, सारे ओलिगोसेक्राइड्स दे आर शुगर्स, मीठे होते हैं। सारे पॉलीसेक्राइड्स नॉन शुगर, मीठे नहीं होते। तो ये तीसरी क्लासिफिकेशन विच इज डन। अब एक बात फिर दिमाग में रहेगी आपके कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देता है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, फ्रक्टोज क्यों देता है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रक्टोज, फिर हम इसको खत्म करेंगे। अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में ये आता है, दिस इज ओ एच एंड आगे यहाँ पे सी एच ओ एच, दिस इज 3 और यहाँ पे CH2OH। ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, जितनी जरूरत है मैंने उतना ड्रॉ किया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या एसिड इनोलाइजेशन होती है। तो इनोलाइजेशन का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या मिल गया? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे O। ये जो H है ये इस ऑक्सीजन से ज्वाइन करेगा, क्योंकि ये जब बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो ये H इस O के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा? OH। रेस्ट इज सेम, CHOH। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3CH2OH। दिस इज इनोलिक फॉर्म, ये इनोलिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम इनोल। अगर इसको आगे मूव करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कौन सा चार्ज? माइनस। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो क्या बना देगा? CH डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पे शिफ्ट किया तो H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, बाकी जैसा था वैसे CHOH थ्राइस और ये CH2OH। तो दिस इज फ्रक्टोज एंड दिस इज ग्लूकोज। तो एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इनोलाइजेशन हो रही है, जिस इनोलाइजेशन के कारण फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज, चलता रहता है ये। तो जब फ्रक्टोज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में तो इट हैज गिवन द टेस्ट। सो दैट इज व्हाई जो ये टेस्ट है दैट इज गिवन बाय फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आल्सो, दोनों के दोनों ये टेस्ट देते हैं ड्यू टू दिस रीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एनी डाउट यू कैन आस्क। सबको क्लियर हो गया सारा? Yes, sir. ओके फाइन।
तो मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको इसको लिखने के लिए, आप इसको लिख लो, बाकी मैं स्लाइड को भी अपलोड कर दूंगा उसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं साइड में हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कैमरा बंद कर सकते हैं, नो इशू नाउ। कैमरा क्लोज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। बस जैसे कैमरा स्क्रीनशॉट ले लो, बस मेरे को थम्स अप कर दो और फिर मैं कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके फाइन, ओके। ओके फाइन, सारा खत्म हो गया ये। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं आज के लिए इतना, बाकी फिर हम कल करेंगे। अच्छा वो नोट्स नहीं भेजे आपने इसमें? मैंने भेज दिए कल स्क्रीन। अच्छा नोट्स मैं भेज दूंगा। सॉरी, हाँ नोट्स बेटा आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक उठा के सीधा एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। नोट्स भी मैं भेज दूंगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो सारा कर लो, A to Z एज पर एनसीईआरटी है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ओके। हाँ उसको पढ़ना, जो डाउट पड़े पूछ लेना, वो भी भेज दूंगा मैं, नोट्स भी भेज दूंगा आज या कल में। सो ओके टू ऑल, टेक केयर एंड बाय। कल सेम टाइम 5 o'clock क्लास लगनी है बेटा। ओके टू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.